और एक दिन रुक्मिणी ने शरीर त्याग दिया। रुक्मा के जाने से भिखू अकेला पड़ गया, हिम्मत हार गया। रुक्मा के मृत्यु के चंद महीनों बाद भिखू तीनों बच्चों को बेसहारा छोड़कर चल बसा। रमा के मामा गोविंदपुरकर पलटन में हवलदार थे। रिटायर्ड होने के बाद वे मुंबई में भाईकला मार्केट के चाल में रहते थे। रमा के चाचा भी मुंबई में रहते थे। भिखू के अंतिम समय में दोनों गांव आए थे। गांव वालों के बीच बच्चों के भविष्य के बारे में दोनों आपस में बातचीत करने बैठ गए। दादा, मेरा भीमराव सब लड़कों में एकदम अलग दिखता है, जैसे कोई बड़ा राजा हो या फिर बहुत बड़ा पंडित हो। मुझे आज भी उसके बराबरी का कोई लड़का नजर नहीं आता। मीरा, तूने मेरे भीम की आंखों की चमक देखी? कितना तेज भरा है उसकी आंखों। उसके मस्तिष्क की चमक साफ साफ बता रही है कि आने वाले समय में वो एक महान क्रांतिकारी होगा। दादा, तुम ठीक कहते हो। मीरा, उसकी लगन देखकर मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं उसका बाप हूं। मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कुछ ही दिनों में भीम 9वीं की परीक्षा देगा। समाज के रीति रिवाजों को मद्देनजर रखते हुए मैं उसकी शादी कर देना चाहता हूँ। दादा, भीम अभी पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ रहा है। मैं चाहूंगी आप उसके शादी की जल्दबाजी ना करें। हाँ मीरा, मेरी बात सुनो। भीम शादी के लायक हो गया है। मेरे ख्याल से यही समय उचित है उसके शादी के लिए। अगले बरस भीम मैट्रिक की परीक्षा देगा। उसकी शादी कर देने से उसकी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मीरा, तुम तो भीम को अच्छी तरह जानती हो। उसकी शादी कर देने से पढ़ाई में कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, लड़की सुंदर और अच्छे संस्कारों वाली होनी चाहिए, लेकिन लड़की गरीब परिवार की। गरीब परिवार से होने के कारण वह सहजता से मेरे भीम को समझ लेगी और संभाल भी लेगी। रामजी सूबेदार को उनके एक मित्र बताते हैं कि मुंबई की भाईकला चाल में मामा गोविंदपुरकर के घर शादी लायक लड़की है। मित्र से पता पूछकर रामजी सूबेदार मामा गोविंदपुरकर के घर जाते हैं, अपना परिचय देते हैं और घर आने का मकसद बताते हैं। मलंकर जी, मैं रामजी सूबेदार। मुझे जानकारी मिली है कि आपके यहाँ शादी के योग्य लड़की है। मेरा लड़का भीमराव 9वीं कक्षा में पढ़ता है। अगले साल वो मैट्रिक में होगा। मैं इसी साल उसकी शादी करना चाहता हूँ। बेटा रमा, जरा पानी तो ले आना। सूबेदार जी, आपका बेटा समाज में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। मैं अपनी भांजी रमा के बारे में मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता। रमा अनपढ़ है मगर सुशील और समझदार। सूबेदार जी, हमारी बेटी रमा के माता पिता दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमने इन बच्चों को अपनी औलाद की तरह पाला पोसा है। इन्हें माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। इतना हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि रमा बहुत समझदार, शान, मेहनती और घर के सारे कामकाज जानती है। सूबेदार जी, ये है हमारी बेटी रमा। सच है वो हमने आपके सामने खुली किताब की तरह रख दिया। अब आगे आपकी मर्जी।
तलंकर जी, गोविंदपुरकर जी, हमें आपकी बेटी रमा पसंद है। हमारे तरफ से रिश्ता पक्का हो गया है। अब आप कहिए। सुबेदार जी, हमारे तरफ से ये रिश्ता पक्का है। सुबेदार जी, नमस्कार। भीमराव का रमा से रिश्ता पक्का करने से पहले रामजी सूबेदार ने भीमा के लिए 2 लड़कियां देखी थी। इसलिए लड़की वाले पंचों को लेकर सूबेदार के घर शिकायत करने पहुंचे। सूबेदार ने अपना अपराध कबूल किया। जवाब में कहा, रमा बिना माँ बाप की यतीम बच्ची है, बेहद गरीब परिवार की है। समय की मार ने रमा को उम्र से पहले बहुत कुछ सिखा दिया है। इसलिए मैंने रमा को योग्य समझकर भीमराव के लिए पसंद किया है। मैं इस अपराध के लिए पंचों से क्षमा चाहता हूँ। आप मुझे जो भी दंड दे, मैं भरने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह सूबेदार ने पंचों से क्षमा याचना कर दंड भर दिया। भीमराव और रमा के शादी का रास्ता साफ हो गया। भीमराव 17 बरस के थे और रमा 9 बरस की थी। शादी का स्थान मुंबई के भाईखला मछली बाजार का खुला मैदान। छोटी सी दुल्हन छोटा सा दुल्हा, छोटी सी दुल्हन छोटा सा दुल्हा, दोनों तरफ के बाराती। अरे छोटी सी दुल्हन छोटा सा दूल्हा, दोनों तरफ के बराती। राम जी रिवाए का दीवार, लड़न करके रमा की है शादी। राम जी रिवाए का दीवार, लड़न करके रमा की है
को झुकाकर रमा के सामने भीमा लेके फूलमाला शुभ मंगल सावधान होते ही गले में भीमा के डाला सर को झुका कर रमा के सामने भीमा लेके फूलमाला शुभ मंगल सावधान होते ही गले में भीमा के डाला दूल्हा दुल्हन भीमा रमा की और चले शादी के दूल्हा दुल्हन भीमा रमा के और चले शादी के राम जी माई का भीमा बड़ंग करके रमा की है शादी राम जी माई का भीमा बड़ंग करके रमा की है शादी राम जी माई का भीमा बड़ंग करके रमा की है शादी राम जी माई का भीमा बड़ंग करके रमा थोड़ी सी जगह में लगी ये शादी कबीर पंथ के रिवाज से दुल्हन रमा को दूल्हा भी वाले चला बैलगाड़ी से थोड़ी सी जगह में लगी शादी कबीर पंथ के रिवाज से दुल्हन रमा को दूल्हा भी वाले चला बैलगाड़ी से रमा का मामा राम जी सुबेदार बेटे के दोनों है साथी रमा का मामा राम जी सुबेदार बेटे के दोनों है साथी राम जी माई का भीमा बड़ंग करके रमा की है शादी राम जी माई का भीमा बड़ंग करके रमा की है शादी राम जी माई का भीमा बड़ंग करके रमा की है शादी राम जी माई का भीमा बड़ंग करके रमा की है रमा, आज अगर माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा होता। तुमको देखकर वो बहुत खुश होती। इस सुखद घड़ी में मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। हाँ, मुझे भी आज मेरे माँ की बहुत याद आ रही है। बेटी की शादी देखकर वो बहुत प्रसन्न होती। पढ़े लिखे दामाद को देखकर वो खुशी से फूले ना समाती। आज अगर माँ होती तो उसके लिए ये शुभ दिन होता। रमा, हमारा दुर्भाग्य ये कि हम दोनों को मां नहीं है। ये घटना हमें जीवन भर याद आती रहेगी। हाँ रमा, जीवन भर याद आती रहेगी। हाँ, यह सच है।
जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सुबह होने के पहले का समय है। सूबेदार के घर सभी सदस्यगण सुबह की पूजा में बैठे हैं। सूबेदार संत कबीर का दोहा पढ़कर भावार्थ समझाते हैं। भीमराव, रमा, मीराबाई, आनंदराव, मुकुंद, लक्ष्मी आदि सभी पूजा में शांति से मौन धारण किए बैठे हैं। याद रहे, अनुशासन शिस्त हमारे परिवार की परंपरा है। जब तक पूजा खत्म नहीं होती तब तक सभी शांति धारण करें। सुनो, कबीर जी क्या कहते हैं? भीमराव मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण हो गए। मुंबई की परेचाल में हर फूलों से उनका स्वागत हो रहा है। स्वागताध्यक्ष सीके बोले, प्रमुख वक्ता किलुस्कर गुरुजी, साथ ही चाल के बहुत सारे लोग मंच पर दिखाई दे रहे हैं। किलुस्कर गुरुजी ने भीमराव को बुद्ध चरित्र किताब भेंट दी। दूर से ही भीमराव को स्नेह और प्यार से देख रही है। ये स्वागत देखकर रमा के आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगते हैं। रमा, 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 एक बात पूछो। जब बहुत सारे लोग मेरा स्वागत कर रहे थे, तब तुमने क्या महसूस किया? कैसा लगा तुम्हें? रमा बताओ ना, रमा बताओ ना, बताओ। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम तो बहुत बड़े आदमी हो गए हो। कितना बड़ा हो गया हो? अब मैं नहीं बता पाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा पढ़ना चाहता हूँ। इतना पढ़ना चाहता हूँ कि आदमी आदमी के बीच की विषमताओं की दीवारें जड़ से उखाड़ना चाहता हूँ। तुम बहुत पढ़ो, इतना ज्यादा पढ़ो, कोई आपके पढ़ाई के बारे में पूछे तो सरलता से कोई ना बता सके। रमा, 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 मैं मन से चाहता हूँ कि तुमने भी पढ़ना चाहिए। तुम पढ़ रहे हो, यही मेरे लिए बहुत है। देखो रमा, घर की औरतों ने भी कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। कम से कम पत्र लिखना आना चाहिए, कोई किताब पढ़ना आना चाहिए। रमा, रमा, तुम्हें मेरे लिए, मेरी खातिर सीखना होगा। ठीक है, हाँ, परंतु मेरी भी एक शर्त है। आप मुझे घर में ही लिखना पढ़ना सिखाओगे तो ही मैं पढ़ूंगी। मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें घर में ही पढ़ाऊंगा। देखो राम, ये है कलम। अब देखो, इसे ऐसा पकड़ो। हाँ,
इसे ऐसा पकड़ते हैं। अब देखो, ऐसा हाथ को, हाँ, ये हो गया। देखो, अभी ऐसा पकड़ो, ऐसा, हाँ, अब की मात्रा आ, ये हो गया आ। अब देखो, तुमने लिखा आ। हाँ, अभी हम ई लिखते हैं। देखो, हाँ लिखो ऐसे ही। ई, ये हो गया ई। आ ई। अभी लिखो ऐसे। हाँ, अभी तुमने लिखा है। भीमराव अपने पढ़ाई के कक्ष में रमा को पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं। रमा पूरा मन लगाकर पढ़ लिख रही है और चुपके से सूबेदार दोनों को देख रहे हैं। वे बहुत खुश होते हैं और कुछ दिनों के बाद रमा अतिशीघ्र किताब पढ़ना लिखना सीख जाती है। बेटी रमा, ये बुद्ध चरित्र भीमा को सत्कार के समय श्री किर्लोस्कर गुरुजी ने दिया था। इसका पाठ एक बार हमें पढ़कर सुनो। बाबूजी, मुझे पढ़ना? बेटी रमा, मैंने चुपके से सब देखा है, अब जल्दी से पढ़कर सुना। जी बाबूजी। तथागत भगवान बुद्ध अपनी प्रिय पत्नी यशोदरा पुत्र राहुल पिताश्री राजा शुद्धोदन तथा अपना पूरा राज्य और अप्रिय जनों को त्याग कर शरीर पर सन्यासियों के वस्त्र धारण करके कपिल वस्तु नगरी को छोड़कर जा रहे हैं। ज्ञान की खोज में वो निकल पड़े हैं। उन्होंने एक नजर भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। उन्होंने
उन्होंने रोहानी नदी का किनारा पार कर लिया है और देखते ही देखते वो आँखों से ओझल हो गए।